हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। 230 रुपए का शेयर है। कल बाजार में बहुत अच्छी तेजी थी, आज भी बाजार में अच्छी तेजी है। जियो का शेयर अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब उस रफ्तार से नहीं भाग रहा है जिस रफ्तार से बाजार भाग रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर लौट कर आया ज़रूर है। और देखो जियो को ना एटलीस्ट आने वाले 1-2 महीने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर बाजार अच्छे मूड में रहा तो उसको ये स्टेबिलिटी मिल जाएगी और उसके बाद जियो में पूरा गेम अलग होने वाला है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 230 रुपये का ये शेयर है और अच्छी रफ्तार है। इससे पहले भी तेज़ी थी, वापस गिर गया ये एक झटके में, फिर एक बड़ी रफ्तार आई, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। और देखो बाजार भी अच्छे मूड में है। अगर आप 20 नवंबर से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो बाजार ने भी अच्छा पैसा बना कर दिया है। चाहे वो निफ्टी बैंक हो जो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, चाहे वो निफ्टी 50 भी क्यों ना हो, अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। स्मॉल कैप मिड कैप सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी वो रफ्तार है। अगर हम बात करें तो भैया जब से इसका आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था, एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो कंपनी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट थी। और गिरावट की वजह कि भाई साहब लिस्ट होते ही ये ऑलरेडी कई सारे इंडाइसिस का पार्ट थी, जिस इंडाइसिस में रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। तो जाहिर सी बात है उन सारे इंडाइसिस को हटना था, इनफ्लो जो था वो धीरे धीरे आउटफ्लो में कन्वर्ट होना था। जिसके पास रिलायंस के शेयर थे उन सभी को इसके शेयर्स मिले, तो भैया जिनको प्रॉफिट लेके भागना था वो भाग गए। वापस तेजी आई क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी करी, इवन रिलायंस ने बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है। इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक रिलायंस जो है वो ऑलमोस्ट 8 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स खरीद चुका है यहाँ पर, 8 करोड़ से भी ज़्यादा। और देखो अभी तेज़ी आ रही है। अगर मान लीजिए कि कल को गिरावट यहाँ पर शुरू होती है तो रिलायंस पता है क्या करेगा, दोबारा शेयर खरीदना शुरू कर देगा। जब 2 दिन लगातार बड़ा डिक्लाइन आया था ना, तो रिलायंस ने यहाँ पर अपने ही शेयर्स खरीदना शुरू करे थे, जिसके चलते ये गिर नहीं रहा था, ये बढ़ रहा था। 2 करोड़ शेयर खरीदे थे 2 दिन में रिलायंस ने उस टाइम पर। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अभी इसको स्टेबिलिटी चाहिए। देखो वैल्यूशन के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि भाई साहब बहुत हाई वैल्यूशन के ऊपर है, 4600 के आसपास का इसका पी रेशियो है, जो कि किसी भी तरीके से डाइजेस्टेबल नहीं है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इससे पहले था ही नहीं उतना ज़्यादा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कंपनी एक साथ कई सारे बिजनेसेस में एंट्री कर रही है। इनके अभी चाहे दिसंबर के नंबर उतने अच्छे ना आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मार्च के नंबर होंगे, जो जून के नंबर होंगे, जो सितंबर के नंबर होंगे, वो काफ़ी बेहतर होंगे। कंपनी अगर आप देखो तो भैया असेट मैनेजमेंट के कारोबार में है, और उनके उसके लिए उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ बहुत बड़ा पार्टनर करा हुआ है। इसके अलावा कंपनी भैया इंश्योरेंस के सेक्टर में घुस रही है, और अभी धीरे धीरे इनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ बनना शुरू हो रहा है। तो देखा जाए तो वो एक बेस पर है, ठीक है, शुरुआती दौर पर है। डिजिटल पेमेंट की बात करें तो वहाँ पर कंपनी है, ठीक है, अपने साउंड बॉक्स को टेस्ट वगैरह कर चुकी है और तैयारी कर रही है अपने ही स्टोर्स पे लगाने के लिए। कई सारे स्टोर्स हैं इनके, चाहे आजियो के स्टोर्स हो, चाहे वो जियो मार्ट के स्टोर हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल के स्टोर्स हो, कई सारे स्टोर्स हैं इनके रिलायंस के। तो वहाँ पर ये साउंड बॉक्स वगैरह लगा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रेडिट कार्ड बिजनेस की बात करें तो एसबीआई के साथ पार्टनर करा है उसके लिए। तो कंपनी लगातार बढ़ रही है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करेगी। इनको एनबीएफसी नहीं सीआईसी का दर्जा चाहिए। अगर बात करिए वॉल्यूम को लेकर तो भैया 26 लाख के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते यहाँ पर आज नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी जैसे कि हम सब जानते हैं कि भैया आरबीआई से इन्होंने अप्रूवल मांगा कि भाई साहब देखो एनबीएफसी नहीं, हमको सीआईसी चाहिए, और एक अच्छी बात है, अच्छा मूव है ये। और जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और कंपनी के नंबर्स देखो आपको बहुत ख़राब लगेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि इनके नंबर में सुधार आना चाहिए जब इनके मतलब जो बिजनेसेस इन्होंने शुरू कर रहे हैं वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो आपको एवरेज लगेंगे, ठीक है, और जो ज़्यादातर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू आया है। जैसे कि रिलायंस में एक इनका बड़ा हिस्सा है जो डिविडेंड के थ्रू बहुत बड़ा पैसा आया था, अभी लास्ट क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास सिर्फ वहीं से आया था। तो वो चीज़ भी है। अगर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 46.77% की होल्डिंग है। हालांकि ये पुरानी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी प्रमोटर ने और शेयर्स खरीदे थे, तकरीबन 48% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की हो चुकी है।
4.71% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.03 डोमेस्टिक के पास है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, 26% से घट कर ही आ चुके हैं 21 पर। तो देखा जाए तो एफआईज बेच रहे हैं यहाँ पर। 21 पर 58% की होल्डिंग है इनके पास। रिटेल और अदर की मिलाकर 17.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.29% की होल्डिंग पर है। देखिए, अगर आप जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करना सोच रहे हो या फिर आपको लगता है कि भाई साहब मुझे बाई करना चाहिए, तो एक चीज़ बात के बारे में आप जान लीजिए कि इनके जो बिजनेसेस है वो अभी धीरे धीरे सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, टाइम लगेगा इसको। अभी तक हमने सिर्फ ख़राब न्यूज़ ही सुनी है यहाँ पर, जैसे कि भैया अलग अलग इंडाइसिस से इसको हटना है। ठीक है, नंबर जो आए वो ठीक है, एवरेज नंबर है इनके, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे फरवरी से, अगले साल फरवरी से, मतलब 2 महीने बाद, ठीक है, हम कुछ पॉजिटिव खबरें भी यहाँ पर सुनेंगे। सबसे पहला होगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, कि दिसंबर के नंबर एटलीस्ट थोड़े से डिसेंट होंगे इनके, उतने भी अच्छे नहीं लेकिन थोड़े से डिसेंट होंगे। इसके बाद कंपनी जो है वो भैया एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कह लो आप इसको, तो आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अब तक हमने इसको अलग अलग इंडाइसिस से हटने की कहानियाँ सुनी, और शायद लगता है कि फरवरी मार्च के बाद हम ये भी सुनेंगे कि अलग अलग इंडाइसिस में इनकी एंट्री होने वाली है, एक पैसिव फ्लोज यहाँ पर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पर, ये पॉजिटिव चीज़ें होगी यहाँ पर जो कि इसको हेल्प करेगी। रिलायंस को क्या करना है अभी? रिलायंस को एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए अपने शेयर प्राइस में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर बाज़ार अच्छे से परफॉर्म करता रहा तो उनको वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अगर गिरेगा भी तो भाई रिलायंस वापस से पहले की तरह शेयर भी खरीद लेगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो, यहाँ पर अगर आप इस अजम्पशन के साथ आ रहे हो कि मेरा 1 महीने में पैसा बन जाना चाहिए, तो वो नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये कंसोलिडेट करेगा, धीरे धीरे इसी रेंज के आसपास रहेगा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाएगा बीच बीच में, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये होगा। यहाँ पर आप बाई कर रहे हो तो उसी चीज़ के साथ बाई करो कि भैया मुझे कम से कम यहाँ पर 2-3 साल के लिए रुकना है। वो अगर आपका एजेंडा है तो ही यहाँ पर आइएगा। और मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में। जो इनके वैल्यूएशन को लेकर चर्चा की भाई साहब 4600 का इसका पी है, तो अब तक हमने इनके नंबर जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे अगर इसके प्राइस से हम कंपेयर करें तो, मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस सेटअप हो जाएंगे तो वो भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में, ये मेरा कहना है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये भागता ही रहेगा भागता ही रहेगा। हो सकता है कि कुछ दिन बाद गिर भी जाए, तो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएंगे। 200 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता ज़रूर है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर हमेशा आएंगे। और ऐसे में बाय ऑन डिप्स के ही मौके ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन आपका नज़रिया भी लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए यहाँ पर। यही मैं कहूँगा। वीडियो को एंड करूँगा इसके साथ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।